हेलो दोस्तों नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे ब्लॉग ड्राइवर बाबू में। और दोस्तों अभी मैं आया हूँ जर्मनी, फ्रांस से मेरा लोडिंग था और मैंने पेपर का रोल लोड किया हुआ है और अभी फ़िलहाल मैं जर्मनी में पहुँच गया हूँ। यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर मेरी अनलोडिंग रह गई है और सुबह कल खाली करेंगे और फिर दोबारा से फ्रांस के लिए लोडिंग करेंगे। और दोस्तों अभी आप देख पा रहे होंगे, जैसा आप अंदाज़ा लगा पाएंगे तो आपको लग रहा होगा कि 3:30 4 या 4:30 का टाइम हुआ होगा शाम का, जिस हिसाब से आप मौसम या धूप देख पा रहे हैं बाहर। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे हो चुके हैं लगभग शाम के 7:30 और मुझे यहाँ रुके हुए 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। लगभग 6 बजे के आसपास मैं रुका हूँ। आज केवल मेरा जो था वो ड्राइविंग का काम था, तो मैंने 9 घंटा पूरा गाड़ी चला करके और बीच में 2 घंटे का रेस्ट भी 1-1 घंटे का ले लिया था, क्योंकि मुझे नहाना था। तो फ्रांस में बॉर्डर पे मैंने नहा लिया, क्योंकि मैं सोचा अभी जाके जर्मनी में नहाऊंगा तो 4-5 यूरो बच जाएंगे। तो मैंने 2 बार मतलब ब्रेक लिया था, तो 2 घंटे उसमें चले गए। मैंने सुबह लगभग 6:30-7 बजे के आसपास गाड़ी चालू किया था। अभी मैं गाड़ी पार्क कर दिया हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा जो गाड़ी पार्क हुआ है प्रॉपर पार्किंग में नहीं पार्क हुआ है। मतलब 6 बजे गाड़ी खड़ा करने के बाद भी जर्मनी में आप देख सकते हैं कि इन गाड़ियों के पीछे मेरी गाड़ी पार्क है। यहाँ पे किनारे जगह था, तो ऐसे जर्मनी में कोई गलत नहीं है, अलाउड है। आपको बस जैसे कि पासिंग के लिए जगह देना होता है। आप देख सकते हैं कि पीछे जो जगह खाली है ट्रक वगैरह पास होने के लिए, और गाड़ियों को निकलने के लिए रास्ता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो जो मैंने गाड़ी खड़ा किया है काफ़ी खुला जगह है, तो जिससे कोई परेशानी और दिक्कत की बात नहीं है। और दोस्तों जर्मनी में इतना मुश्किल है पार्किंग कि देखिए मैंने 6 बजे गाड़ी खड़ा किया है, लेकिन फिर भी मुझे जगह नहीं मिला है। आप लोगों को एक बार बाहर से दिखा देता हूँ। पार्किंग ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा है, पार्किंग ठीक ठाक है मिला जुला के। और ये देख सकते हैं कि रोड के दूसरे साइड भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और वो गाड़ियाँ बिल्कुल गलत नहीं खड़ी हैं, क्योंकि वहाँ पे वो पार्किंग बना हुआ है। आप वाइट वाली रेखा देख सकते हैं, ये जो लाइन खींची हुई है, तो गाड़ियाँ अपने जगह पे बिल्कुल प्रॉपर है वो। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। नीदरलैंड में मैंने एक दिन गाड़ी पार्क किया था, तो देख सकते हैं कि ब्लेड से इन्होंने मेरा नया टेंट काट दिया है। और मेरा गाड़ी उस दिन लोड नहीं था, मेरा गाड़ी खाली था, तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर गाड़ी में महंगा सामान होता तो फिर वो चोरी करने का भी कोशिश करते। और देखिए वो भी बंदा जो है वो रास्ता गाड़ी जाने का छोड़ करके वो गाड़ी अभी लगाया है जस्ट। और देख सकते हैं कि इधर खेती है और कुछ अंदर नीचे घर भी हैं, और यहाँ पे गेहूँ हमको लग रहा है कि ये इन्होंने उगाया हुआ है, बाकी तो ये जंगल ही है इधर। और आप लोगों को एक बार फ्रंट से मैं पार्किंग का व्यू दिखा दे रहा हूँ। जगह काफ़ी खुला है और ट्रक के बीच में भी काफ़ी स्पेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पार्किंग मिला जुला के ठीक ठाक है, बहुत छोटा नहीं है। लेकिन जर्मनी का हालात यही होता है, और सारी गाड़ियाँ कहीं ना कहीं खड़ी होती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए बेचारे को पार्किंग नहीं मिला तो निकल रहा है, कहीं ना कहीं ये भी एडजस्ट करेगा। और जैसे जैसे यहाँ पे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दिन काफ़ी लंबा होता जाएगा। एक समय आएगा कि 10:30-11 बजे यहाँ पे रात होगा। अभी अप्रैल का महीना है और देख सकते हैं कि लगभग 9 बजे के बाद ही यहाँ पे अंधेरा होगा। अभी ये पेट्रोल पंप है और इसमें ज़रूरत का सामान मिल जाता है। इधर भी कुछ गाड़ियाँ लगी हुई हैं और इधर अंदर टॉयलेट बाथरूम भी है, चलिए आप लोगों को दिखाएंगे। और ये 24 आवर खुला रहता है। और देखिए ये दुकान है, इसमें ज़रूरत का सारा सामान मिल जाता है और काफ़ी महंगा मिलता है लेकिन। और देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसमें टॉयलेट अंदर नहीं है, बाहर है, तो बाहर से जाने का रास्ता था। और ये देख सकते हैं कि मैं टॉयलेट में आ चुका हूँ, और आप इसका साफ़ सफाई और इसका व्यवस्था देख सकते हैं। मैं पे करके आया हूँ 1 यूरो अंदर, वहाँ पे 2 लोग थे तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ। आप 1 यूरो देने के बाद देख सकते हैं कि मतलब कितना साफ़ सुथरा है कि आदमी बैठ करके खाना भी खा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, एक गंदगी नहीं। और ये देख सकते हैं सेक्स के कुछ सामान यहाँ मिल जाते हैं, जिसमें आपको कंडोम्स हैं और को टैबलेट हैं, तो बहुत सारा चीज़ है। और ये देखिए 1 यूरो पे करने पे इस पर लिखा है कि आप शॉप से कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं। हम यहाँ पे करेंगे तो रेस्टोरेंट से कॉफ़ी ले सकते हैं। और देखिए ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, टच करने में पानी गिरने लगा, और ये देखिए जैसे टच करूँगा टिश्यू पेपर आ जाएगा। तो अपने हिसाब से बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और ये देखिए अपना जो पूछता है ना पानी वाला व्यवस्था है, इसको मैं धुल लिया हूँ तरफ से। और ये देखिए यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ।
एक भाई का सवाल भी था कि पार्किंग में टॉयलेट का क्या इंतज़ाम होता है। तो ये पेट्रोल पंप वाली पार्किंग थी और फ्री पार्किंग है, हाईवे के किनारे है। तो जिसमें आपको मैंने अभी दिखाया कि 1 यूरो पे करना पड़ता है जर्मनी में, ख़ास करके कहीं पे 50 पैसे भी होते हैं, कहीं 80 पैसे होते हैं, कहीं 90 पैसे होते हैं, लेकिन अभी हर जगह पे लगभग 1 यूरो हो चुका है। और 1 यूरो लेते हैं तो 1 यूरो का ये, अगर आप कॉफ़ी वगैरह लेते हैं तो फिर वो 1 यूरो उसमें माइनस कर देते हैं। लेकिन हम लोग तो बहुत कम ही लेते हैं हाईवे से कॉफ़ी वगैरह। तो जो लोग यहाँ पे लोकल हैं या जो भी हो लेते होंगे तो उनको 1 यूरो का रियायत मिल जाता होगा, तो उनका टॉयलेट और बाथरूम हो गया फ्री। और अगर हम भी 1 यूरो देते हैं ना, तो 1 यूरो में हमें काफ़ी वो फैसिलिटी देते हैं। आपने अभी देखा कि टॉयलेट सीट को सैनिटाइज करने का व्यवस्था है, और टिश्यू का व्यवस्था है, और सोप का व्यवस्था है, और आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी साफ़ सफाई है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि 1 यूरो कोई महंगा नहीं है। जहाँ पे फैसिलिटी रहेगी वहाँ पे पैसा तो लगना ही है। चलिए, अब ये तो इधर उधर की बात हो गई। अब फ़िलहाल हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं, और ये वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ सवालों का जवाब देने का अपनी तरफ से कोशिश किया हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गाड़ी में चलते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल आपके जवाब हमारे। तो ये पहला जो सवाल है वो श्याम प्रसाद जी का है, और इनका सवाल है कि मुझे पोलैंड आना है, तो क्या मैं वहाँ पे पोलैंड के अंदर ही गाड़ी चला सकता हूँ या मुझे बाहर भी जाना होगा? तो श्याम प्रसाद जी, आपको अगर पोलैंड वालों ने हायर किया है तो 90% चांस है कि आपको इंटरनेशनल ट्रक ड्राइवर के तौर पे हायर किया है और आपको बाहर गाड़ी चलाना पड़ेगा, और 10 ही % चांस है कि आप वहाँ पोलैंड के अंदर गाड़ी चलाएं। अगर आप पोलैंड के अंदर गाड़ी चलाएंगे तो आपके सैलरी मेंशन नहीं किया आपने कितना लगाया है, तो उस हिसाब से पता चल जाएगा। क्योंकि पोलैंड के अंदर चलाएंगे तो आपको 1200-1300 सैलरी आएगा, और अगर पोलैंड के बाहर इंटरनेशनल करेंगे तो 2000-2200 सैलरी आएगी। तो मुझे लगता है कि लोकल काम के लिए ये लोग हायर नहीं किए होंगे, आपको इंटरनेशनल ही चलना होगा। बाकी इसके बारे में डिटेल्स आप जिस एजेंट के माध्यम से अपना अप्लाई किए होंगे, आप उनसे बेहतर तरीके से जानकारी ले लीजिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तब आप डिटेल जब सैलरी वगैरह कंपनी वगैरह बताएंगे तभी मैं इसके बारे में आपको बता पाऊँगा। उसके बाद हसन अली जी हैं, इनका सवाल ये है कि मेरे पासपोर्ट पे और लाइसेंस पे डेट ऑफ बर्थ जो है अलग अलग है, तो क्या पॉसिबल है कि मैं यूरोप आ पाऊँगा? तो हसन अली जी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप यूरोप इस कंडीशन में आ जाएंगे, क्योंकि पासपोर्ट से लाइसेंस का डेट मैच करना चाहिए। तो ड्राइविंग में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कुछ ऐसा आप काम का जुगाड़ कर सकें कि जिसमें लाइसेंस का ज़रूरत ना हो, जहाँ लाइसेंस से कोई लेना देना ना हो, मतलब ड्राइविंग का काम छोड़ के आप और काम में आ सकते हैं जहाँ पे लाइसेंस शो ना करना हो, तो ये कॉमन सी बात है कि यूरोप में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और हमारे एक भाई हैं, उनका ये सवाल है कि मैं बुल्गारिया आ रहा हूँ, क्या आना सही रहेगा? तो भाई साहब, बुल्गारिया अभी यूरोप यूनियन का हिस्सा है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत हुआ तो आप अदर जगह पे अपना सेटिंग बैठा करके इन फ्यूचर आप मूव हो सकते हैं, तो आपको आना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके लिए अगर अपॉर्चुनिटी खुली है तो बिल्कुल आना चाहिए। हमारे एक भाई हैं सुनील कुमार जी, इनका जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका सवाल ये है कि क्या मैं यूरोप आऊँ एज ए ट्रक ड्राइवर, और ऐसा पॉसिबल है कि मुझे मीट, मछली या चिकन का गाड़ी न चलाना पड़े? तो भाई साहब, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप फिर यूरोप आएंगे क्यों? यहाँ के लोग हर चीज़ खाते हैं और हर चीज़ इनका ट्रांसपोर्टिंग होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि आप नहीं खाते हैं, लेकिन गाड़ी तो चलाना पड़ेगा, उसमें माल लोड होगा तो आपको उसको ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका ऐसा अलग से एग्रीमेंट बन पाए कि आप मीट मछली का गाड़ी न चलाएं। अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको यूरोप नहीं आना चाहिए। आप इंडिया में अपना बेहतर तरीके से काम करिए, क्योंकि कभी कभी चिकन वगैरह गाड़ी में लोड होता है और आपके कहने से कंपनी नहीं मानेगी। आप क्यों आ रहे हैं? इन क्रिश्चियन लोग हैं यहाँ के, यहाँ लोग मटन, गाय, बीफ सब खाते हैं, तो हम खाएं या ना खाएं, लेकिन जो गाड़ी में माल लोड होगा, हमारा जॉब है उसको ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा। अभी तक ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन चिकन 1-2 बार मैंने पैकेट का अंदर उन्होंने लोड किया है, जो पहुँचाया है। तो अगर कुछ भी मिलेगा तो इन फ्यूचर मुझे उसको ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, वो मेरा जॉब है।
और कर्म है तो कर्म ही पूजा है। अब आपके सवाल से एक बात याद आई है कि कुछ भाई हैं जो बहुत कट्टर हिंदू हैं, मैं भी कट्टर हिंदू हूँ, लेकिन किसी मुसलमान, किसी क्रिश्चियन या किसी भी धर्म वाले से मैं नफरत नहीं करता हूँ। मैं अपने धर्म के प्रति एकदम कट्टर हूँ, जो मेरा धर्म के अनुसार सही है वो मैं पालन करता हूँ। लेकिन किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन को मुझे गलत बोलने का अधिकार नहीं है, वो लोग अपने धर्म के हिसाब से अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। कुछ भाइयों को मैंने देखा है कि काम कर रहे हैं इराक में, काम कर रहे हैं सऊदी में, ठीक है, और कह रहे हैं कि मुसलमान खराब है। भाई हर कौम में मान लीजिए कुछ लोग खराब हैं, कुछ लोग ठीक हैं। मैं मानता हूं कि कुछ मुसलमान भाई हैं, जैसे एक दो आदमी को मैंने देखा है, एक भाई ने हमको कमेंट किया था और फोटो लगाया था पाकिस्तान के नवाज शरीफ का। ऐसे लोगों के प्रति मैं एकदम सख्त हूं, और वो लोग देशद्रोही का काम करते हैं। इंडिया में जो लोग खाते हैं, रहते हैं और झंडा लगाए पाकिस्तान का, सपोर्ट करे पाकिस्तान को, तो वो लोग तो देशद्रोही है ही। लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं कि जो हिंदू होकर के सऊदी में काम कर रहे हैं, सऊदी से पैसा कमा रहे हैं, एक मुस्लिम कंट्री है, और वहाँ से बैठ करके मुस्लिमों के प्रति गलत कमेंट करें, तो ये ठीक नहीं है। पहले हमें अपना सोच सही करना होगा, उसके बाद हमें आगे बढ़ना होगा। तो आपसे बेहतर है कि अगर मीट मछली से इस कदर नफरत है तो मैं आपको सऊदी या यहाँ पे यूरोप में आने का राय नहीं दूंगा। आप अपने कंट्री, अपने घर में अपना कुछ भी काम करिए, बहुत सारा काम है। और हो सकता है कि आपको मेरी बात बुरा लगेगी, तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरे समझ से यही सही है कि आप जैसे लोगों को बिल्कुल बाहर नहीं, अपने कंट्री से, अपने देश से निकलना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारे गणेश जी। इनका सवाल यह है कि भाई एम्बेसी में जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या वहाँ पे लाइसेंस और जो हमारा सर्टिफिकेट होता है वो ओरिजिनल जमा करना पड़ता है या कॉपी जमा करना पड़ता है? तो गणेश भाई, आपको एकदम हार्ड कॉपी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, लाइसेंस और पासपोर्ट, सारा चीज़ आपको बीएफएस में ओरिजिनल जमा करना पड़ता है। और ओरिजिनल जब जमा करेंगे तो वो लोग उनका जो डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल वर्क परमिट वगैरह होता है, उसको रख लेंगे जो उनके काम का होगा। बाकी जो आपका सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, लाइसेंस और जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं पास का जो भी होगा, वो आपको कोरियर के द्वारा, आप अगर जहाँ से अप्लाई किए होंगे उनको भेज देंगे, फिर वो आपको रिटर्न दे देते हैं। मैंने जब बीएफएस में अप्लाई किया था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा किया था और रिटर्निंग के लिए मैंने अपने दुकान का एड्रेस डाला था, तो वीज़ा लग करके मेरे दुकान पे कोरियर से आ गया था 1 महीने के अंदर। और एक हमारे भाई हैं, उनका सवाल है कि वीकेंड में या पार्किंग पे जब आप लोग रुकते हैं तो टॉयलेट बाथरूम का क्या व्यवस्था होता है? तो भाई साहब, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैंने टॉयलेट का व्यवस्था दिखाई दिया, और कोई दिक्कत नहीं होता है। या सरकारी पार्किंग में हो या पेट्रोल पंप में हो, तो वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम का बढ़िया व्यवस्था होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर ऑन द रोड सरकारी पार्किंग होती है तो फ्री होता है, और पेट्रोल पंप होता है। तो फ्रांस में, इटली में पेट्रोल पंप का पार्किंग पे नहाना, टॉयलेट बाथरूम सब फ्री है। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नीदरलैंड और इन सब जगहों पे हमको 50 पैसे से लेकर के 1 यूरो तक टॉयलेट बाथरूम के लिए पे करना पड़ता है। और जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में नहाने के लिए 3 यूरो से लेकर के 5 यूरो तक हमें पे करना पड़ता है। और नेक्स्ट हमारे भाई कैसर जी हैं। इनका ये सवाल है कि भाई रोमानिया में एज ए ट्रक ड्राइवर आना ठीक रहेगा, और वहाँ पे सैलरी क्या है? तो भाई साहब, बिल्कुल आपको रोमानिया का अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपको ज़रूर आना चाहिए। रोमानिया भी अभी संगन में आ चुका है, और मुझे लगता है कि रोमानिया में अभी इंडिया से इंटरनेशनल ड्राइवर कम आए हैं। अगर वो आपको ला रहे हैं तो मुझे लगता है कि रोमानिया में आपको एज ए। और एक हमारे भाई हैं बानू जी, इनका कहना है कि भाई क्या बुल्गारिया आना ठीक रहेगा? तो बानू जी, बिल्कुल ठीक रहेगा। बुल्गारिया अभी शेंगन का हिस्सा है, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, मौका मिलता है, तो ज़रूर आना चाहिए। और बुल्गारिया आने का एक बेनिफिट और है कि अभी आप कम पैसे में आ जाएंगे, क्योंकि अभी लोग बुल्गारिया आने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप कम से कम पैसे में आप यूरोप के एक कंट्री में पहुंच जाएंगे, और इन फ्यूचर आप अपने एक्सपीरियंस और अपने टैलेंट के हिसाब से बढ़िया जगह पे भी पहुंच सकते हैं। तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। और एक अगले हैं हमारे भाई श्याम प्रसाद जी। इनका कहना है कि क्या इंटरनेशनल ड्राइविंग करते हुए हम अपने परिवार को वहाँ लाएंगे तो उनको समय नहीं दे पाएंगे? भाई साहब देखिए श्याम प्रसाद जी, कैसे दे पाएंगे? क्योंकि आपका परिवार तो एक जगह रहेगा। मान लीजिए आपका जहाँ कंपनी का ऑफिस है, उस सिटी में आप अपने परिवार को रखेंगे तो 1 महीने के बाद आप जा सकते हैं। लेकिन 1 महीने तक अगर आपका परिवार
वहाँ पे अकेले रह सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो 1 महीने का सिस्टम है कि 1 महीना काम करने के बाद आप रिटर्न बेस पे जा सकते हैं। लेकिन हम इंडियन लोग हैं, हमें 1 महीना काम करने के बाद हमें नहीं लगता है कि कुछ बेनिफिट ज़्यादा पैसा बचा पाएंगे। अगर आपको अपने परिवार के साथ रखना है तो 1 महीना काम करिए, फिर 15 दिन जाइए रूम पे रहिए, फिर ऐसे अगर आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम इंडियन लोग हैं ना, हमको तो केवल बीवी बच्चों तक नहीं होता है ना सीमित, हमको नात रिश्तेदार से लेकर के भाई बहन माता पिता सबको देखना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। बाकी अगर आप यूरोप यूनियन का सोच रखते हैं, जैसे ये लोग सेल्फ के लिए करते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है। आप पैसा कमाएंगे 1 महीना, आपको 2400-2500 मिलेगा, फिर जाके 1 महीना आप खा के फिर आके काम करिएगा, फिर ऐसे आपका ज़िंदगी चलता रहेगा। एक आईडी से मुझे कमेंट आया, सिंपल लाइफ नाम से आईडी है। इनका कहना है कि क्या केवल कोड 95 का ट्रेनिंग लेने के लिए हम यूरोप में आ सकते हैं? तो भाई साहब, मुझे लगता है कि आप विजिट वीज़ा पर आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आपके पास काफ़ी पैसे होने चाहिए। वीज़ा लगवा के यहाँ पे आके 45 दिन से 2 महीना के बीच रहने के लिए, और आप उस खर्चे को अपने तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आइए। मेरे समझ से कोड 95 का केवल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए यहाँ पे आना ऐसे बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आप डी वीज़ा लेकर के आइए और ट्रेनिंग करिए और काम करके कुछ पैसे कमाइए, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप केवल विजिट पे आना चाहते हैं और आकर के यहाँ की कोड 95 का कोर्स करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत पैसे वाले रहेंगे तभी ये कर पाएंगे। और उस कंडीशन में फिर आपको ड्राइविंग करने का ज़रूरत नहीं है। फिर आप थोड़े और पैसे बढ़ा करके लगा करके आप बिजनेस वीज़ा लीजिए और आकर के जो करना हो करिए। ये आप लोगों के कुछ सवाल थे जिनका मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से आप लोगों को जवाब देने का कोशिश किया हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।